लॉली रोड। बातूनी आदमी बता रहा था। सालों साल तक मालगुडी में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं था कि नगर निगम भी कोई चीज है। पूरा कस्बा बेहद खराब हालत में था। बीमारियां फैलनी शुरू होती तो पूरा तांडव मचाती थीं। उसके बाद एक न एक दिन खुद गायब हो जाती थीं। धूल धक्कड़ को खुद ही हवा के साथ आंखों से ओझल होना पड़ता था और बजबजाती नालियों को भी अपनी देखभाल खुद करनी पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि नगर निगम थी ही नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे छिपी हुई सी। ये हालात तब तक रहे जब तक द 15th of August 1947 को देश आज़ाद नहीं हो गया। उस रोज आज़ादी का जो जश्न मनाया गया वह ऐतिहासिक था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग उस जश्न के गवाह बने। हमारी नगर निगम को भी जैसे उससे प्रेरणा मिली, उसने भी पूरे कस्बे की गलियों और नालियों को साफ करवाया। हर अहम जगह पर तिरंगा फहराया गया। उन साफ सुथरी चमचमाती गलियों से जब तिरंगा हाथ में लिए रैलियां निकली तो नगर निगम वालों के दिलों में भी जोश ठाठे मारने लगा। सीना गर्व से फूल गया। नगर निगम के प्रमुख अपनी बालकनी से यह नजारा देख फक से बोले, हमने भी इस महान अवसर पर अपना कर्तव्य निभा दिया। मेरे ख्याल से उनके पास ही मौजूद परिषद के एक दो सदस्यों ने तो शायद उनकी आंख में आंसू भी देखे थे। ये प्रमुख साहब पहले युद्ध के दौरान सेना के लिए कंबल सप्लाई किया करते थे। ये काम करते करते उन्होंने उच्च स्तर पर ऐसी पैठ बनाई कि उन्हें नगर निगम का प्रमुख बना दिया गया। ये भी अपने आप में एक लंबी कहानी है। कहानी क्या, पूरा उपन्यास है। लेकिन अभी इसका जिक्र जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरी मौजूदा कहानी कुछ और है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि प्रमुख बेहद संतुष्ट और खुश थे, लेकिन उनकी खुशी अधिक दिनों तक टिकी नहीं रह पाई। एकाध हफ्ते में जश्न का माहौल ठंडा पड़ गया और प्रमुख बेहद खिन्न नजर आने लगे। मेरा करीब करीब रोज ही उनके यहाँ आना जाना होता था, क्योंकि मैं शहर के एक बड़े समाचार पत्र के लिए काम करता था। इसलिए खबरों के सिलसिले में उनसे मिलना जुलना होता रहता था। समाचार पत्र मुझे हर छपी हुई खबर के एवज में प्रति इंच के हिसाब से 2 रुपए अदा करता था। यही मेरी कमाई का जरिया था। मैं खबरों के जरिए हर महीने समाचार पत्र में कम से कम 10 इंच जगह तो बना ही लेता था। इनमें भी नगर निगम से जुड़े मामलों की खबरें अच्छी खासी होती थीं। इसी वजह से मेरा वहां अधिक हस्तक्षेप हो गया था। नगर निगम में काम करने वालों से जान पहचान भी बढ़िया हो गई थी। मैं कभी भी प्रमुख के दफ्तर में आ जा सकता था। उस दिन जब मैंने उन्हें अधिक परेशान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे पूछ ही बैठा, प्रमुख साहब, आखिर परेशानी क्या है? मुझे लगता है हम लोग कुछ खास कर नहीं पाए। उन्होंने जवाब दिया। कुछ खास मतलब क्या? मैंने अगला सवाल दागा। आजादी के इस महान अवसर पर ऐसा कुछ जिसकी चर्चा हो। जवाब देकर वो अधिक देर तक सोच विचार में डूबे रहे। फिर उन्होंने घोषणा की, आओ चलो, मैं अब एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। उन्होंने उसी वक्त परिषद की एक असाधारण मीटिंग बुला ली। आनन फानन में उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि देश की आजादी को सम्मान देते हुए कस्बे की सभी गलियों और पार्कों के नामों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। आरंभ बाजार के चौराहे पर बने पार्क से हुई। उसे कोरोनेशन, राज्याभिषेक पार्क कहते थे। लेकिन उस जगह पर किसका राज्याभिषेक हुआ था, ये तो भगवान ही जाने। महारानी विक्टोरिया का या सम्राट अशोक का? किसी को इससे अधिक मतलब भी नहीं था। बहरहाल, अब उस पार्क का पुराना बोर्ड उखाड़ फेंका गया। उसकी जगह चमचमाता नया बोर्ड लगाया गया, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हमारा हिंदुस्तान पार्क। हालांकि इसके बाद नामों में जो बदलाव हुए वे उतनी आसानी से नहीं हो पाए। सड़कों के लिए महात्मा गांधी रोड के नाम की मांग सबसे अधिक थी। 8 वार्डों के पार्षद अपने इलाके की किसी न किसी सड़क के लिए इस नाम की मांग कर रहे थे। बाकी 6 पार्षद अपने घरों के सामने से गुजरने वाली सड़क का नाम नेहरू रोड या नेताजी सुभाष बोस रोड रखना चाहते थे। इन नामों से उनका लगाव इतना अधिक था कि वे एक दूसरे से भिड़ने को भी तैयार थे। एक मौका तो ऐसा आया जब मुझे लगा कि परिषद के सभी सदस्य कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। परिषद ने शहर की 4 गलियों को एक जैसा ही नाम देने का फैसला कर लिया था। जनाब, आप जानते ही हैं, किसी शहर या कस्बे में एक ही नाम की 2 सड़कें या गलियां भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह व्यवहारिक ही नहीं है। फिर चाहे वो शहर या कस्बा कितना भी लोकतांत्रिक या देशभक्त क्यों न हो। लेकिन हमारी परिषद ने फैसला कर लिया था। महज एक पखवाड़े के भीतर इस फैसले के नतीजे भी नजर आने लगे। शहर की पहचान ही धूमिल होने लगी। मार्केट रोड, नॉर्थ रोड, चित्रा रोड, विनायक मुदली स्ट्रीट और ऐसे ही दूसरे पुराने नाम गायब हो गए। उनकी जगह नए नामों ने ले ली।
मंत्रियों, उपमंत्रियों और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के नामों पर चौक चौराहों, गलियों, सड़कों के नाम रख दिए गए। उनमें 4 सड़कों के एक जैसे नाम। इससे सब गड्ढा-मड्ढा हो गया। किसी की चिट्ठियां किसी और के घर जाने लगी। लोग किसी को भी यह बताने में खासी परेशानी महसूस करने लगे कि वे आखिर रहते कहाँ हैं। पुरानी निशानियां अधिकांश गायब हो चुकी थीं, इसलिए पूरा शहर उजड़ा बिखरा सा लगने लगा। हालांकि प्रमुख अपने इस प्रेरक काम से अधिक संतुष्ट थे, लेकिन इस बार भी उनका संतोष अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाया। वो फिर कुछ नया करने के लिए बेकरार नजर आने लगे। लॉली एक्सटेंशन और बाजार के कोने में एक मूर्ति स्थापित थी। लोगों को उसकी इस कदर आदत लग चुकी थी कि कोई यह नहीं पूछता था कि यह किसकी है। यहां तक कि उसकी तरफ नजर उठाकर भी कोई नहीं देखता था। हाँ, पक्षी जरूर उसका इस्तेमाल करते थे, आमतौर पर बीट करने के लिए। प्रमुख को अचानक इस मूर्ति की याद हो आई। ये भी याद आया कि मूर्ति सर फ्रेडरिक लॉली की थी। उन्हीं के नाम पर उस इलाके को भी लॉली एक्सटेंशन कहा जाता था। अब उस इलाके का नाम बदल दिया गया था। उसे गांधीनगर कहा जाने लगा था। ऐसे में ये संभव ही नहीं था कि वहां यह मूर्ति लगी रहे। परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए। अगली सुबह प्रमुख ने पूरे दल बल के साथ उस जगह पर धावा बोल दिया जहां मूर्ति खड़ी थी। वहां पहुंचकर मूर्ति को चारों ओर से परिक्रमा करके देखा। देखते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मूर्ति जमीन से करीब 20 फीट की ऊंचाई पर खड़ी की गई थी। उसके नीचे ढली हुई धातु का शानदार आसन भी था। उन्होंने सोचा था कि मूर्ति को हटाने के लिए महज एक ओजस्वी संकल्प से ही काम हो जाएगा, लेकिन मौके पर पहुंचने के बाद उनका सच्चाई से आमना सामना हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि मूर्ति तो पहाड़ की तरह मजबूती से खड़ी है। उन्हें यह एहसास हो गया कि ब्रिटिश जब भारत में थे तो वे सिर्फ अपनी मजबूत नींव के दम पर यहाँ टिके हुए नहीं थे, बल्कि उनके इरादे उससे भी अधिक मजबूत थे। लेकिन प्रमुख और उनके दल ने भी तय कर लिया था कि अगर मूर्ति हटाने के लिए उस जगह धमाका भी करना पड़े तो वे करेंगे। हालांकि इससे पहले एहतियातन फ्रेडरिक लॉली के बारे में थोड़ा इतिहास खंगाला गया। पता लगा कि वह यूरोप का अभिशाप कहलाने वाले शासक अटीला और भारत में राज करने वाले नादिर शाह का मिला जुला रूप था। मैकियावेली की तरह वह धूर्त भी था। जिस किसी भी गांव में उसे विद्रोह की थोड़ी सी भनक भी लगती, वह अपनी तलवार के दम पर वहां भारतीयों को मिट्टी में मिला देता था, उन्हें गुलाम बना लेता था। जब तक भारतीय उसके सामने घुटने न टेक दें, उसका दिल उन पर पसीजता न था। लोग अब अपना सामान्य काम धंधा छोड़कर उस मूर्ति के इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। वे सोचते कि आखिर उन्होंने इस मूर्ति को इतने साल तक बर्दाश्त कैसे कर लिया। मूर्ति में ढला वो शख्स मुस्कुराते हुए जैसे आज भारत और भारतीयों का मजाक उड़ा रहा था। उसके हाथ पीछे की तरफ थे। कमर में बैट के साथ शानदार तलवार लटक रही थी। कोई शक नहीं कि वो ब्रिटिश काल के सबसे अत्याचारी शासकों में से एक था। बिल्कुल सही तस्वीर थी। कठोर चेहरा, सिर पर विग लगी हुई, सफेद वेस्टकोट पहने हुए। उसकी हर चीज भारतीय इतिहास के नफरत पैदा करने वाले ब्रिटिश शासकों की याद दिलाती थी। उसे देखकर लोगों को जब अपने पूर्वजों पर हुए अत्याचार की याद आती तो वे कांप उठते थे। इस आदमी ने उन पर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए होंगे। नगर निगम ने अब उस मूर्ति को हटवाने के लिए टेंडर बुलवाए। मूर्ति को उसकी मौजूदा जगह से हटाकर नगर निगम ऑफिस तक लाने के लिए 1 दर्जन ठेकेदारों ने टेंडर भरे। इनमें से सबसे कम वाला 50,000 रुपए का था। हालांकि नगर निगम ऑफिस में भी मूर्ति कहां रखी जाए, ये चिंता का विषय बना हुआ था। 30 पर से इतने ऊंचे दाम के टेंडर। प्रमुख ने इस सब पर अधिक विचार विमर्श किया और फिर मुझे बुलाकर कहा, तुम इस काम को क्यों नहीं करते? अगर तुम इस मूर्ति को हटाने का कोई पैसा न लो तो मैं तुम्हें इसे मुफ्त में दे दूंगा। मुझे अब तक लगता था कि नगर निगम के मेरे दोस्त ही पागल हुए हैं, लेकिन अब मैं भी उन्हीं की तरह उनकी जमात में शामिल हो चुका था। मैं इस प्रस्ताव को निवेश के एक अच्छे मौके की तरह देख रहा था और उससे होने वाले नफे नुकसान के गुणा भाग में लग गया था। लाभ अधिक नजर आ रहा था। मान ले कि मूर्ति को हटाने और उसे ले जाकर कहीं रखने में मेरे 5,000 रुपए खर्च हो गए। मैं जानता था ठेकेदार अधिक पैसा बता रहे हैं, तब भी मैं उसे करीब 6,000 रुपए में बेच लूंगा। करीब 3 टन धातु तो उसमें होगी ही। कुछ नहीं तो उसे मैं ब्रिटिश म्यूजियम या वेस्टमिंस्टर एब्बे को ही बेच दूंगा। इसके बाद तो मुझे समाचार पत्र की नौकरी की भी जरूरत नहीं रहेगी। मैं खुद को वो नौकरी छोड़ते हुए देख रहा था। परिषद ने भी बिना परेशानी के संकल्प पारित कर दिया। इसमें मुझे वो मूर्ति हटाकर ले जाने की इजाजत दे दी गई थी।
मैंने इस काम के लिए पूरा इंतजाम कर लिया था। अपने ससुर से कुछ पैसे उधार लिए थे। उन्हें वचन दिया था कि इन्हें मैं अच्छे ब्याज के साथ वापस करूंगा। मूर्ति को उसके आसन समेत उठवाने के लिए मैंने 50 कुलियों को किराए पर बुलवाया था। अब मैं गुलामों पर शासन करने वाले किसी शख्स की तरह उनके बीच खड़े होकर उन्हें आदेश निर्देश दे रहा था। वे लोग शाम 6 बजे के बाद ही अपने औजार रखते थे और सुबह से फिर उस मूर्ति पर अपने हमले को धार देने के लिए आ जाते थे। उन लोगों को खास तौर पर कोप्पल से बुलवाया गया था, जहां मेम्पी के जंगलों में सागौन की लकड़ी काट काट कर उनके शरीर मजबूत हो चुके थे। हम लोग 10 दिन से लगे हुए थे। कोई शक नहीं कि मूर्ति का आसन हमने जहां तहां से हिला दिया था, लेकिन बस इतना ही हो पाया था। मूर्ति के हिलने डुलने के अब तक कोई संकेत नहीं मिले थे। इस तरह काम चला तो मुझे डर था कि एक आध पखवाड़े में कहीं दिवालिया ना हो जाऊं। मैंने नया उपाय सोचा और जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर डायनामाइट की कुछ छड़ें ले आया। इलाके को चारों तरफ से खाली कराया और मूर्ति के आसन के आसपास बन चुकी जगहों पर डायनामाइट लगाकर विस्फोट कर दिया। मूर्ति आसन समेत उखड़ गई और उसके किसी अंग को नुकसान भी नहीं पहुंचा। उसके बाद 3 दिन लगे उसे मेरे घर तक पहुंचाने में। उसे ले जाने के लिए गाड़ी भी खास तौर पर तैयार की गई, जिसे कई बैल खींच रहे थे। मूर्ति के साथ बाजार से गुजरते समय बड़ा हुल्लड़ हुआ। कुछ लोग मुझ पर हंस रहे थे तो कोई चिल्ला चिल्लाकर निर्देश दे रहे थे कि ऐसे नहीं वैसे करो, वगैरह वगैरह। भीड़ लगातार साथ चल रही थी। सर फ्रेडरिक की मूर्ति को ले जा रही वो गाड़ी हर आड़ी तिरछी जगह या मोड़ पर अटक जाती थी। कभी कभी तो न आगे बढ़ती न पीछे जाती। हर तरफ से ट्रैफिक जाम हो जाता। जैसे तैसे मेरे घर तक पहुंची, लेकिन तब तक शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। ये सब मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, और मैं उम्मीद कर रहा था कि जितनी जल्दी यह खत्म हो उतना अच्छा। मूर्ति अब मेरे घर के बाहर सड़क किनारे थी। मैंने उसके आसपास सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। वो पीठ के बल पड़ी हुई थी, आसमान की तरफ मुंह करके, जैसे तारे गिन रही हो। मैंने उसे देखते हुए कहा, बिल्कुल सही, तुम अहंकारी साम्राज्यवादी लोग इसी लायक हो। बहरहाल आगे चलकर वो मूर्ति किसी तरह मेरे घर में रख दी गई। उसका सिर और कंधे मेरे घर के बरामदे में थे और टांगों सहित पूरा हिस्सा दरवाजे से बाहर गली की तरफ। गली में आने जाने वालों को परेशानी होना लाजमी था, लेकिन मेरे आस पड़ोस में कबीर समुदाय के निहायत शालीन लोग रहते थे। उन्होंने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई। निगम काउंसिल ने मेरी सेवाओं से खुश होकर मेरे लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। मैंने ये खबर अपने समाचार पत्र में भी दी। मूर्ति के बारे में पूरी कहानी सहित उस खबर ने समाचार पत्र में 10 इंच की जगह घेरी। 1 हफ्ते बाद प्रमुख मेरे घर पर थे। उनके चेहरे पर गुस्से और विरोध का भाव था। मैंने उन्हें आराम से बिठाया। घर में रखी मूर्ति की छाती को ही उनके लिए कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने भी इस पर खास तवज्जो नहीं दी और मुझसे बोले, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। उम्मीद है मूर्ति के बारे में ये खबर तुमने तो नहीं ही दी होगी। देखो ये। उन्होंने टेलीग्राम का पुलिंदा निकालकर मेरे सामने रख दिया। वे टेलीग्राम भारत की करीब करीब हर ऐतिहासिक सोसाइटी की तरफ से प्रमुख के पास आए थे। सभी में मूर्ति को हटाने पर विरोध दर्ज कराया गया था। हम सभी को सर फ्रेडरिक के बारे में गलत जानकारी मिली थी। मौजूदा इतिहास में जिस फ्रेडरिक लॉली का जिक्र था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय का था। लेकिन ये मूर्ति वाले फ्रेडरिक लॉली तो दूसरे थे। ये सेना में गवर्नर हुआ करते थे। बगावत के दौर में ये यहीं आकर बस गए थे। इन्होंने ही जंगल साफ कराकर मालगुडी कस्बा बसाया था। पूरे भारत में सबसे पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकी अगुवाई में यहीं बनी थी। पहली बार इन्हीं की देखरेख, मार्गदर्शन और प्रेरणा से नहरों का जाल भी बिछाया गया था। और अब सरयू नदी का पानी इन नहरों से होकर पूरे इलाके की हजारों एकड़ जमीन को सींच रहा था, हरा भरा कर रहा था। इससे पहले तो ये जमीन बेकार ही थी। उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, और उनका देहांत भी सरयू की बाढ़ के दौरान नदी किनारे बसे गांव वालों की जिंदगियां बचाते हुए हुआ था। वे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को मशविरा दिया था कि भारतीयों के मामलात में भारतीय नागरिकों की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए। एक जगह तो उन्होंने ब्रिटिश शासन को साफ संदेश भिजवा दिया था, ब्रिटेन को एक न एक दिन भारत छोड़ देना चाहिए। प्रमुख ने बताया, सरकार ने आदेश दिया है कि मूर्ति को फिर उसी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। ये संभव ही नहीं है। मैं एकदम से फट पड़ा। यह मूर्ति अब मेरी है और मैं ही इसे रखूंगा। मुझे राष्ट्रीय नायकों की मूर्तियां इकट्ठी करना बेहद पसंद है,
लेकिन मेरे इन महान विचारों से किसी पर कोई असर नहीं पड़ा। एक हफ्ते के भीतर ही देश के सभी समाचार पत्र सर फ्रेडरिक लॉली की खबरों से भरे पड़े थे। भीड़ एकदम से उत्साहित हो गई। लोग मेरे घर के आसपास रैलियां निकालते और नारेबाजी करते थे। वे मूर्ति वापस देने की मांग कर रहे थे। मैंने पेशकश की कि मैं मूर्ति छोड़ने को तैयार हूं, बशर्ते नगर निगम वाले मेरा वो खर्च चुका दें जो इसको यहां तक लाने पर हुआ था। लेकिन मेरी कौन सुनने वाला था। जनता मुझे अपना दुश्मन समझने लगी थी। लोग कहते, देखो तो, यह आदमी मूर्ति की कालाबाजारी से भी बाज नहीं आ रहा है। इससे चिढ़कर मैंने अपने घर के दरवाजे पर एक तख्ती टांग दी। उस पर लिखा हुआ था, मूर्ति बिकाऊ है, करीब 2.5 टन वजन की और शानदार धातु से बनी हुई, देशभक्तों के लिए अच्छा उपहार, खरीदने के लिए 10,000 रुपए के करीब का भी प्रस्ताव स्वीकार होगा। मेरी इस हरकत से लोग और चिढ़ गए। उनका बस चलता तो मुझे जमकर लतियाते, लेकिन वे सभी लोग अहिंसक आंदोलन की परंपरा के बीच पले बढ़े थे। इसलिए उन्होंने मेरे घर के दरवाजे के सामने ही धरना दे दिया। उनके हाथों में झंडा और मुंह पर जोरदार नारे थे। मैंने घर में मूर्ति के लिए जगह बनाने के मकसद से बीवी बच्चों को गांव भेज दिया था। इसलिए इस धरना प्रदर्शन से मुझे अधिक परेशानी नहीं हुई। इतना ही हुआ कि मुझे अब घर के पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी बीच नगर निगम ने मुझे प्राचीन स्मारक कानून के तहत मुकदमे का नोटिस भेज दिया। मैंने भी उचित शब्दों में उसका जवाब भेज दिया। अब हम कानूनी दांव पेंच में उलझ गए थे। मेरे और नगर निगम के वकील के बीच बौद्धिक लड़ाई चल रही थी। हालांकि इसका एक हानिकारक पहलू ये था कि हमारे बीच असाधारण पत्र व्यवहार हुआ। इससे मूर्ति की वजह से पहले से ही भरा हुआ मेरा घर और अधिक भर गया। मैं उस मूर्ति से चिपका हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर निराश भी था कि न जाने कब और कैसे यह मामला खत्म होगा। मैं अपने ही घर में लंबे समय से नजरबंद सा था। आखिर 6 महीने बाद राहत मिली। मूर्ति के मुद्दे पर सरकार ने नगर निगम से रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही यह भी पूछा गया था कि नगर निगम ने इस मामले में कहां व कैसी गलतियां की। अगला सवाल ये भी था कि क्यों न निगम काउंसिल को भंग कर दिया जाए और उसके लिए नए चुनाव करा लिए जाएं। मौका देख मैं प्रमुख से मिलने जा पहुंचा और उनसे कहा, आपको अब तो कुछ करना ही होगा। आप मेरे घर को राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट बनाने के लिए क्यों नहीं ले लेते? मैं ऐसा क्यों करूं, भला? उन्होंने मुझसे पूछा। क्योंकि सर फ्रेडरिक लॉली मेरे घर में हैं। आप उन्हें उनकी पुरानी जगह पर कभी नहीं ले जा पाएंगे। कोशिश भी की तो ये जनता के पैसों की बर्बादी ही होगी। तो जहां इस वक्त वे हैं, उन्हें वहीं क्यों न रहने दिया जाए? और फिर वे पुरानी जगह पर अधिक लंबे समय तक रह भी चुके हैं। मैं आपको अपना घर जायज कीमत पर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे पास जितना फंड है वो हमें ऐसा कोई कदम उठाने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने दुखड़ा रोया। आप निगम फंड पर ही क्यों निर्भर हैं? मुझे पक्का यकीन है कि आपके खुद के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये देश में अपनी तरह का इकलौता कारनामा होगा। इससे आपका नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी सो अलग। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि सेना को कंबलों की सप्लाई के वक्त उन्होंने जो कमाई की थी उसमें से कुछ पैसा खर्च निकाल लें। क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा तो कितना पैसा खर्च नहीं हो जाएगा। मेरी बात उन्हें घर कर गई। हम दोनों आपसी सहमति से एक आंकड़े पर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने समाचार पत्र में जो खबर पढ़ी उसे देखकर वे बेहद खुश थे। उसमें लिखा था, मालगुडी नगर निगम के प्रमुख ने सर फ्रेडरिक लॉली की मूर्ति को वापस खरीदकर देश को अमूल्य उपहार दिया है। अब इस मूर्ति को नई जगह पर स्थापित किया जाएगा। वो संपत्ति भी उन्होंने हासिल की है, जिसे जल्द ही पार्क की शक्ल दी जाएगी। इसके साथ ही निगम काउंसिल ने तय किया है कि कबीर लेन का नाम अब से लॉली रोड कर दिया जाए।